हेलो बच्चों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज हम क्लास 12th के अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे एनसीईआरटी में दिए गए प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है। चित्र, अब देखो ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें एक हमें संधारित्र दर्शाया गया है ये, ठीक है, जो 12 सेमी त्रिज्या की दो वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या मतलब हुआ, यानी इस प्लेट की जो त्रिज्या है वो 12 सेमी दी हुई है, यानी इसके केंद्र से लेकर वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। और जो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इनके बीच की ये यहाँ से इनकी अक्ष वाली दूरी है। अब इसने कहा कि संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दिखाया गया है द्वारा आवेशित किया जा रहा है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान 0.15 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पर हमें धारा की वैल्यू दी हुई है 0.15 एम्पियर। अब फर्स्ट पॉइंट में पूछा इसने हमसे कि धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर। विभवांतर परिवर्तन की दर, अब देखो इसको, इस लाइन को जहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, यहाँ से अच्छे से पढ़ो इसको, विभवांतर परिवर्तन की दर। अब किसी भी क्वांटिटी के परिवर्तन की दर का मतलब होता है डी। जब ये दर वर्ड आ जाता है इसके जिस भी वर्ड के पीछे, जिस भी क्वांटिटी के पीछे, तो इसका मतलब होता है d/dt। और किसके पीछे आया है ये, विभवांतर के, तो यानी यहाँ विभवांतर का मतलब हो गया v। तो ये हमसे dV/dt की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है फर्स्ट पॉइंट में। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में इसने कहा कि प्लेटों के बीच विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, और विस्थापन धारा की वैल्यू निकलवा रहा है, यानी विस्थापन धारा को हम लिखते हैं IDs। आई का मतलब करंट और डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन धारा की वैल्यू। तीसरे पॉइंट में इसने पूछा हमसे क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होना चाहिए, बराबर। कहने का मतलब जो हम इसमें धारा बाहर से परिपथ जो हमने जोड़ा है उसके द्वारा दे रहे हैं आई, ठीक है, वो धारा जो इसमें धारा बह रही है विस्थापन धारा, और विस्थापन धारा की जो दिशा होती है वो इसकी विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो अगर ये जितनी धारा हम इसको दे रहे हैं परिपथ को, ये धारा इस विस्थापन धारा के बराबर आ जाती है, तो हम बोल देंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होगा, क्योंकि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो सबसे पहली बात, जो हमें क्वांटिटी दी हुई है यहाँ पर उन सब की वैल्यू लिखेंगे हम। तो यहाँ इसने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है किसकी, प्लेटों की। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है किसकी, प्लेटों की। तो इसको हम आर मान लेते हैं, कितनी है ये, 12 सेमी। 12 सेंटीमीटर का 12 गुना चेंज करेंगे 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। और इनके जो बीच की दूरी दी हुई है वो दी हुई है प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसको हम लिखते हैं डी से, ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है उसने 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। जब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, या फिर आप 100 से भाग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे और एक और वैल्यू दी हुई है इसने कि जो धारा बह रही है परिपथ में, जो हम बाहर से इसमें बाह्य स्रोत लगा रहे हैं, ठीक है, ये बाह्य स्रोत लगाया गया है, तो उसके कारण इसमें जो हम धारा इसमें निवेश कर रहे हैं उसकी वैल्यू दी हुई है आई की वैल्यू 0.15 एम्पियर। क्लियर। अब यहाँ पर हमें dV/dt निकालना है। अब देखो बच्चों, V बराबर हम चाहते हैं यहाँ IR भी लगा सकते थे, V बराबर IR, लेकिन वो नहीं लगा सकते वो फॉर्मूला हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसने संधारित्र दिया हुआ है और हमने पढ़ा है कि जो संधारित्र में विभवांतर होता है वो आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है।
और यहाँ से अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है c, और इस ही c को हम क्या बोलते हैं, धारिता। ठीक है, तो ये क्या होगी, प्लेटों के बीच क्या होगी, ये धारिता। ठीक, अब यहाँ पर हम v बराबर क्यू अपॉन सी ही लगाना होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम क्यू अपॉन सी यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो हमें c की वैल्यू का पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ठीक है, उसकी जो धारिता का लिए फॉर्मूला होता है, ठीक, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं जब हम, तो पहले हम धारिता निकालेंगे यहाँ से, तो उसकी धारिता के लिए आएगा फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्लियर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू भी नहीं दी है उसने, और ए क्या है, जो ये प्लेट है, इन प्लेट का क्षेत्रफल, और प्लेट कैसी है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट गुना, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर अपॉन में डी। क्लियर है। अब सभी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8.85 और गुणा में 10 की पावर माइनस के 12, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, और गुणा पाई की वैल्यू आप चाहो तो 22/7 भी रख सकते हो और 3.14 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। 3.14 गुणा, और आर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 12 गुणा 10 की पावर माइनस 2। हम सेंटीमीटर में वैल्यू नहीं रखते हैं, मीटर में वैल्यू रखते हैं। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम MKS पद्धति में रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 गुणा 10 की पावर आ जाएगा माइनस के 2 और गुणा 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। क्लियर है। अब अपॉन में देखो, यहाँ पर अपॉन में डी और दिया हुआ है, और डी की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगा। और देखो अब यहाँ पर कैलकुलेशन तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, मतलब गुणा तो करनी आनी ही चाहिए आपको। तो हम गुणा कर लेते हैं, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102 का 2 हासिल 10 और 12 अट्ठे 96 और 10 106। तो ये 12 की हमने 8.85 से गुणा करी, और यहाँ पर देखो 2 अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यही काम कर लो आप, यहाँ से पॉइंट हटा के और नीचे 2 जीरो भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी पॉइंट हटा के 2 जीरो और बढ़ा सकते हो। क्लियर। अब 1/12 की हमने इधर गुणा कर दी, तो 1/12 तो भी हमारे पास है, और ये 314 है। ठीक है, तो जैसे ही हम 12 की गुणा किससे करेंगे, 314 से, तो 12 चौक कितना आ जाएगा, 48 हासिल 4 और 12 इकन 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, अब पॉइंट कोई है ही नहीं था, हमने दोनों की जीरो नीचे बढ़ा दी है। ठीक है, अब पावर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। गुणा 10 की पावर माइनस 12 यहाँ पर है और 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पर है, तो कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर माइनस के 14। क्लियर। बटे में आ जाते हैं, 5 गुणा 10 की, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 4 जीरो है यहाँ पर, तो 4 ही जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगी, और इन दोनों की आपको गुणा कर लेनी है, और गुणा करके जैसे ही आप किससे भाग दोगे, 5 से, तो जो हमारे पास फाइनली सॉल्व करके आएगा, ठीक है, देखो ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 8.01 और गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने C की वैल्यू निकाली। अब C की वैल्यू क्यों निकाली, ताकि हम विभवांतर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो उसने हमसे निकलवाई है वो है dV/dt। ठीक है, और d/dt तो ऐसे ही, और V की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर Q/C। क्लियर है। अब देखो जो C था वो तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक कांस्टेंट था, नियतांक था, क्योंकि ये हमने समानुपाती का चिन्ह हटा के इक्वल लगाया था, तो एक कांस्टेंट लगाया था यहाँ पर, तो इसका d/dt से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा dQ/dt। क्लियर है। अब 1/C और dQ/dt। अब देखो ये d/dt का मतलब हो गया परिवर्तन की दर, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था आपको, परिवर्तन की दर। इसका मतलब क्या हो गया, d/dt। ठीक, और यहाँ पर विभवांतर लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पर v लिख दिया था, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ q, तो इसका मतलब हो गया आवेश परिवर्तन की दर। और आवेश परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, इसको बोलते हैं हम I।
ठीक है, धारा यानी कि किसी भी परिपथ में आवेश बहने की दर या आवेश परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, धारा। ठीक है, और इन दोनों की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, सी की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है और आई की वैल्यू उसने दी हुई है 0.15। तो यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.15 बटे 8.01 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब अगर आप इसको देखो माइनस की 12 पावर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी और बटे में 801। ठीक है, और गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा, प्लस के हो जाएगा 12। क्लियर। अब यहाँ से 12 पावर से 10 पावर करके और 2 पावर 2 जीरो इधर बढ़ा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1500 और बटे 801 और गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा इधर 10। क्लियर है बच्चों। अब देखो 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ तो 15, तो 2 बार तो पढ़ा जाएगा नहीं, तो ये हमारे पास 1 पॉइंट करके आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आएगा 1.87 और गुणा 10 की पावर 10। ठीक है, और वो इसका मात्रा हो जाएगा वोल्ट पर सेकंड, वोल्ट पर सेकंड। तो ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक, अब सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में इसने कहा हमसे कि प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा यानी बी पॉइंट में हमसे पूछा कि आई डी की वैल्यू निकालो यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब आई डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी, डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर। अब देखो हम फाई की वैल्यू तो दी हुई है ही नहीं है क्वेश्चन में, फाई की वैल्यू कहीं भी नहीं दी हुई है। ठीक, लेकिन फाई क्या होता है, यहाँ पर जो पृष्ठ होते हैं बंद पृष्ठ उनसे गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ गॉस की प्रमेय लगाएं, क्या लगाएं बच्चों, गॉस की प्रमेय, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम इसकी, तो आई डी बराबर हमको आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और D अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो ये फाई था इस फाई की जगह पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो कांस्टेंट पर D अपॉन डी टी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुना 1 बटे एप्सिलॉन नॉट और D अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, Q, यहाँ पर बच जाएगा Q, यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, तो किसके बराबर होता है, आई। अभी लिखवाया था कि D अपॉन डी टी का मतलब परिवर्तन की दर और Q का मतलब आवेश, तो आवेश परिवर्तन की दर को हम कहते हैं धारा। ठीक है, और धारा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 0.15 एम्पियर, क्वेश्चन में हमको दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है 0.15 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे बी पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखो, उसने कहा है कि थर्ड पॉइंट में कि क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन में आपको पहले ही समझाया था कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट धारा है यानी कि विस्थापन धारा जो है वो हमारे परिपथ में जो धारा बह रही है उसके बराबर आ जाती है तो किरचॉफ का नियम लागू होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि आई डी बराबर आई है, आई डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा, वो हमारी आई के बराबर आई है, तो इसीलिए किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है, प्लेटों पर लागू होगा, प्लेटों पर लागू होगा, और ये हो जाएगा हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था ये, और अगर आपको कुछ कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके भी देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, और चित्र दिया हुआ है। इसका चित्र कौन सा, जैसा क्वेश्चन हम अभी कर गए हैं उसी तरीके का दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कहा कि R बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, वहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी हुई थी, यहाँ पर इसने 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, कि दो वृत्ताकार प्लेटों से मिलकर बना है। ठीक,
और इसकी धारिता इस बार इसने दी हुई है C बराबर कितना 100 पिकोफैरेड, ठीक है। और यहाँ पर संधारित्र को कितनी वोल्टेज दी जा रही है 230 वोल्ट, यानी ये VRMS की वैल्यू हो गई, ठीक है। और 300 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति को बच्चों लिखते हैं हम किससे, ओमेगा से, ठीक है। तो VRMS की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर हम, और ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ए पॉइंट में पूछा उसने कि चालन धारा का RMS मान क्या है। चालन धारा का मतलब IC की वैल्यू, IC का RMS मान, यानी IRMS की वैल्यू पूछी है एक तो हमसे, ठीक है। और सेकंड में कहा है कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है, ये भी बताना है, ठीक है। यानी कि जो I है, जो ये IRMS की वैल्यू आई है, क्या वो ID के बराबर होगी, ठीक है, ये बताना है। और सी पॉइंट में कहा कि प्लेटों के बीच में अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर B, यानी कि B का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, और का आयाम, आयाम का मतलब होता है शिखर मान। तो कहने का मतलब इसको अगर मैं एक वर्ड के रूप में लिखना चाहूँ तो इसने B नोट की वैल्यू पूछी है कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी कि शिखर मान पूछा है इसका, ठीक है। ये ज्ञात करके दिखाना। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, धैर्यपूर्वक और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट को अगर मैं अच्छे से आपको समझाने की बात करूं तो यहाँ पर ये जो इसकी अक्ष है, ठीक है, ये जो इसकी अक्ष दी हुई है, ठीक, इसकी अक्ष पर है ना, यहाँ पर ये अक्ष ही तो है, ये इसकी अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो 3 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, वो 3 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, ठीक है। इतना ही होगा क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर की वृत्ताकार क्या है प्लेटें हैं, ठीक, तो इनके आधी दूरी के बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम B नोट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो B नोट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्ताकार ही क्या मान लेंगे, लूप मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वृत्ताकार लूप मान लेंगे बच्चों, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 लूप हो गई, तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि एक तो प्लेट वाला लूप हो गया और एक जो हमने माना है वो लूप हो गया, तो दोनों की अलग अलग रेडियस होगी, ठीक है। तो इसकी रेडियस को हम कैपिटल R बोल देंगे, जो प्लेट की रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 6 सेमी। क्लियर है मेरे बच्चों। तो 6 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में हम कोई वैल्यू रखते नहीं है, तो यहाँ पर 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब और इसकी जो धारिता दी हुई है यहाँ पर C, वो कितना दिया हुआ है 100 पिको फैरेड। 100 पिको फैरेड का मतलब 100 गुणा और 1 पिको, पिको को जब हम चेंज करते हैं फैरेड में चेंज करेंगे, पिको फैरेड को 10 की पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 पावर भी कम कर सकते हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 गुणा 10 की पावर माइनस 10 फैरेड, ठीक है। और यहाँ पर VRMS की वैल्यू दी हुई है बच्चों कितनी 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। क्लियर। और एक ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 300, ओमेगा की वैल्यू ये वाली, ठीक है, 300 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। और हमसे पूछा ए पॉइंट में इसने कि भाई IRMS की वैल्यू निकाल के दिखाओ, IRMS, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, आपने इस पिछले चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के 7 परिपथ पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें पहली कंडीशन में शुद्ध प्रतिरोध था हमारे पास, और जो दूसरी कंडीशन थी उसमें शुद्ध प्रेरकत्व था, और तीसरा जो परिपथ पढ़ा था उसमें था शुद्ध संधारित्र, ठीक है। और जो शुद्ध संधारित्र होता है, जब परिपथ में क्या होता है शुद्ध संधारित्र, तब उसमें जो प्रतिबाधा का काम करता है वो काम करता है XC। क्या काम करता है XC। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो XC होता है ये 1/ωc के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ओम का नियम लगाएंगे IRMS की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये तो V/क्या होता है, यानी कि V/क्या होता है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर XC है, ठीक है। तो V की जगह पर भी VRMS लिख देंगे, काफ़ी बेहतर रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास VRMS, ठीक है, और अपॉन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/ωc, ठीक है। XC की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने, ये 1/ωc। अब ये तीसरे मतलब ये दूसरे अपॉन में, यहाँ पे एक ये अपॉन लगा हुआ एक ये, तो ये घूम कर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास VRMS और गुणा में आ जाएगा ωc।
क्लियर। और देखो VRMS इसकी वैल्यू दी हुई है 230, तो यहाँ पर रख देंगे 230, ठीक है। और गुणा ओमेगा की वैल्यू कितनी है 300, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 300। और C की वैल्यू दी हुई है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 10, क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा कर दो, है ना। तो 23 की 3 से गुणा करेंगे, 23 दिया कितना आ जाएगा 69, यानी कि 69, ठीक। और 1 जीरो तो ये वाली और 2 जीरो ये वाली, कितनी 3 जीरो, और ये 3 जीरो प्लस की होंगी। और यहाँ पर 10 की पावर माइनस की दे रखी है, तो 3 पावर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 69 गुणा 10 की पावर माइनस 7, क्योंकि 3 पावर है यहाँ पर प्लस की और 10 पावर है कैसी माइनस की, तो घट जाएंगी, कितनी बच जाएंगी माइनस के 7। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा दूं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बेहिचक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो में मुझे कहीं पर भी कोई सुधार करना होगा समझाने के तरीके से या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं बी पॉइंट पर। तो इसने कहा कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। तो देखो भाई, अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला। तो यहाँ पर जब हमने विस्थापन धारा की वैल्यू निकाली, ठीक है, ID की वैल्यू, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ID की वैल्यू आई थी हमारे पास, वो तो I के बराबर आई थी। I का मतलब यहाँ पर चालन धारा ही था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संधारित्र होते हैं बच्चों, ठीक है, उन संधारित्र में क्या काम होता है, उन संधारित्र में हमेशा ही जो चालन धारा होगी वो इस विस्थापन धारा के ही बराबर होगी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने भी चेक करके देखा कि जितनी भी परिपथ की धारा थी, जो परिपथ की धारा होती है एक्चुअल में उसको उसी को हम क्या बोलते हैं, चालन धारा, ठीक है। और वो क्या आई थी, देखो विस्थापन धारा के बराबर। तो हम यहाँ पर बी पॉइंट का आंसर लिख सकते हैं सीधा, कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हाँ, ठीक है। और कारण लिख देंगे क्योंकि संधारित्र के लिए, क्योंकि संधारित्र के लिए सदैव ही चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है। चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होती है, सॉरी। तो ये हमारे बी पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा अब बढ़ते हैं सी पॉइंट पर। और सी पॉइंट पर देखो, ध्यान से पढ़ो। प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का हमको आयाम निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 लूप हो गए, एक लूप तो हो गया ये वाला और एक लूप हो गया जो हमने 3 सेंटीमीटर का माना है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों की रेडियस है लूप की, तो प्लेट है उसकी रेडियस हमने कितनी मानी है, कैपिटल R, और उसकी वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यानी 6 गुणा इसको हमने चेंज किया था 10 की पावर माइनस 2 मीटर में। और जो हमने लूप माना है उसकी वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इतना क्लियर है। अब देखो, अगर हम मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि यहाँ पर आता है समाकलन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक, बराबर होता है म्यू नॉट I के, है ना। यही तो होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। लेकिन अगर हम मैक्सवेल का पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें होता है यहाँ पर म्यू नॉट और IC और प्लस के ID, IC और प्लस के ID। अब देखो प्यारे बच्चों, जब भी हम मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम किसी भी लूप में लगाएंगे, तो वहां पर IC की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 0 होगी,
ठीक है। तो वहाँ पर जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा म्यू नॉट आई डी। आई डी का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वाली करंट है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब म्यू नॉट और आई डी की वैल्यू क्या होती है, आई डी बराबर होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो हो उसका फॉर्मूला भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला नोट करेंगे हम यहाँ पर, डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर। अब देखो, अब चूंकि जो बी और डी एल वो एक ही रेखा में होते हैं यानी कि एक दूसरे क्या होते हैं समांतर, तो इनके बीच का कोण कितना होगा 0। तो यहाँ पर जब हम डॉट वाला प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास आता है बी यानी कि इसका परिमाण और इसका भी परिमाण डी एल और कोस 0। क्लियर बराबर। अब देखो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही। अब यहाँ पर डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक। अब वहाँ पर क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लूप था हमारे पास, मतलब प्लेट ही दी हुई थी, बीच में कोई और लूप हमने नहीं माना था। तो वहाँ हमने गॉस का नियम सीधा लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर हम गॉस का नियम सीधा नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पर हम जो फाई ई का एक और फॉर्मूला होता है बराबर क्या होता है ई ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा प्लेटों के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने लूप माना है उसके लिए, लूप वाला जो प्लेट मानी है हमने उसके लिए, ठीक है। और लूप जो माना वो हमने है तो वृत्ताकार ही भाई, जो हमने ये लूप माना है, एक सेकंड अभी दिखा देता हूँ आपको, ये जो हमने लूप माना है ये है तो एक इन्हीं के जैसा ही वृत्ताकार, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या होगा, इस लूप का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ई गुणा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आर ली हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो डी अपॉन डी टी हमारे पास आ जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा एक एक शब्द बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा कर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी इस मेहनत के लिए यार एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और लाइक करने का कोई आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, ना आपका कोई डाटा खराब होगा, ठीक है। तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो पाई है वो एक कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है, और जो आर है वो भी तो एक नियतांक है, क्योंकि वो हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मान ली है, और त्रिज्या ना तो कभी घटेगी ना ही क्या होगी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर और डी अपॉन डी टी। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, सिर्फ ई बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब कोस 0 की वैल्यू तो क्या होती है बच्चों 1, कोस 0 किसके बराबर होता है 1, और यहाँ पर b क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो b यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अंदर क्या बच जाएगा ओनली dl और बराबर में। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और पाई आर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही। अब जो e होता है, देखो हमने पढ़ा था प्लेट, कोई भी प्लेट हो, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में जहाँ पर हमने पढ़ी थी वैद्युत धारिता, ठीक है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब भी प्लेट हो तो प्लेट की जो धारिता होती है, ठीक है, वो क्या होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, याद आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता था यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो और सिग्मा बराबर होता था क्यू अपॉन में ए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ए। अब ध्यान रखना ये वाला जो ए है इसको ए डैश लिखेंगे क्योंकि ये प्लेटों के लिए है, और वो जो ए था वो था लूप के लिए, जो हमने लूप माना था वृत्ताकार 3 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले ए की वैल्यू जो पुट करेंगे वो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। अब ये ई की जगह पर उठाकर यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी टी और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। अब ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये तीनों के तीनों क्या है कांस्टेंट, भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का भी हमको पता है, और जो पाई है इसकी वैल्यू का भी फिक्स रहती है, ये भी इसका भी हमको पता है, ये भी कांस्टेंट है, और जो आर है वो क्या है प्लेट की रेडियस है, और प्लेट छोटी या बड़ी थोड़ी ही ना होगी। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास कांस्टेंट, तो ये डी अपॉन डी टी से बाहर आ जाएंगे। और इधर देखो, इधर देखेंगे सब तो ये आ जाएगा हमारे पास b इंटू,
ये तो समाकलन डीएल दिया हुआ है। अब देखो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना और डीएल का मतलब हो गया छोटा हिस्सा। अब मान लो अगर मैंने इतनी डिस्टेंस ये डीएल मान ली, छोटा टुकड़ा डीएल ले लिया, तो इसका मतलब हो गया कि अब हमने इसका क्या कर दिया समाकलन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये जो हमारी प्लेट है इसके हम इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से कर रहे हैं और उन सारे हिस्सों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद में हमारे पास ये एक पूरा सर्किल ही तो प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, जब हम इस डीएल को करके ऐसे छोटे छोटे हिस्से, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, ये वाला भी, ठीक है, इन सब को ऐसे ही जोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास एक सर्किल ही तो बन गया। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गई, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, सर्किल जोड़कर। और सर्किल का मतलब सर्किल की लंबाई, और सर्किल की लंबाई होती है, सर्किल की परिधि जो होती है 2πr, और बराबर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नोट पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर बच जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी। क्लियर। अब देखो एप्सिलॉन नोट से तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा, तो यानी ये दोनों कट जाएंगे इनसे, ठीक। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो बी, अब इसको इनटू को अगर हम बराबर में लेके जाएंगे तो ये पाई मतलब 2πr इधर बटे में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट अपॉन, और इधर आर से इसकी एक पावर भी कट जाएगी, ठीक है। तो म्यू नोट अपॉन क्या आ जाएगा इधर 2π, और देखो एक पावर ही तो कैंसिल हुई है, अभी एक आर बच गया ऊपर स्मॉल वाला, और बटे में इधर से कैपिटल आर स्क्वायर बच रहा है ये, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हो गया आवेश परिवर्तन की दर, और इसको हम लिखते हैं आई, इसको क्या लिखते हैं हम, आई। क्लियर है। अब देखो हमको यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो b की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको तो यहाँ पर b का आयाम निकालना है। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन में, क्या निकालना है, b का आयाम, और b के आयाम को हम लिखते हैं बच्चों b नोट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, आयाम, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कि यहाँ से बी नोट बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लगा दिया हमने, ठीक, तो ये तो कांस्टेंट है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, म्यू नोट अपॉन 2π तो कांस्टेंट है, ठीक है, और स्मॉल आर और कैपिटल आर ये भी कांस्टेंट है, रेडियस है, ठीक है। तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा इसका, धारा पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आई नोट। क्लियर। अब हम आई नोट की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, या जो ये हमने वैल्यू निकाली है ये आई नोट की नहीं है, ये किसकी है, आई आर एम एस की वैल्यू है। तो अब आपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आई नोट बराबर आई आर एम एस, ठीक है, और गुणा अंडर रूट में 2, ठीक। ये आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, आई आर एम एस बराबर आई नोट बटे अंडर रूट में 2, तो हम आई नोट की वैल्यू चाहिए तो जो बटे में अंडर रूट 2 था उसकी हमने इधर गुणा कर दी, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे उठा कर रखेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों बी नोट बराबर, ये मैं इसको लाइन कर देता हूँ इधर से, बी नोट बराबर, ठीक है, और म्यू नोट अपॉन 2π और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, और आई नोट की जगह पर हम रख देंगे आई आर एम एस और गुणा अंडर रूट में 2। अब सब की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो म्यू नोट की वैल्यू होती है 4π गुणा 10 की पावर -7 और बटे का ये 2π, ठीक है, और गुणा स्मॉल आर की वैल्यू हो 3 गुणा 10 की पावर -2, यहाँ पर पुट करेंगे, और बटे कैपिटल आर की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर -2, 6 गुणा 10 की पावर -2, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, या आप चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं कि 6 छंग 36 और गुणा 10 की पावर -4, ठीक है, और गुणा आई आर एम एस, इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाली थी, आई आर एम एस की कितनी आई थी यहाँ पर 6.9 गुणा 10 की पावर -6, तो पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 6.9 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है, और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, ये इसको भी ऐसे ही रखो अंडर रूट 2 को, ठीक है। अब 10 की पावर यहाँ -2 से 10 की पावर -2 कट जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अच्छा 2π से काटेंगे 4π को, कितना आ जाएगा काट के 2, और इस 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 6.1 तो बचा हमारे पास 9, ठीक है, और बटे में क्या बचा 6, तो इसको भी देखो 3 से काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6,
और 0.3 तिया 9, और इसको 3 से काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 बटे में आ जाएगा 2। और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, देखो अब पहले 2.3 लिख लेते हैं ये वाला, ठीक, गुणा अंडर रूट में 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और बटे में 2, ठीक। अब पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो माइनस के 7 पावर इधर है और माइनस के 6 पावर इधर है, तो पावर हो गई माइनस के 6 और 7 कितनी होगी, माइनस की 13, और बटे में पावर कितनी है, माइनस की 2, तो ये ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस की, तो हमारे पास बच जाएंगे 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। अब 2 से इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2714 और फिर 0 लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और 23 की इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1.626, ठीक है। 23 की गुणा करेंगे जैसे इससे तो ये हमारे पास आएगा 1.626 और गुणा में ये 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ठीक। तो ये हो गया हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड पॉइंट का आंसर। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। फिर भी अगर आपकी समझ में कहीं नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे हटाकर बैक करके, ठीक है, और दोबारा से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर है ना तरंग दैर्घ्य, ध्यान से देखना इसको, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। किसकी है ये, एक्स किरणों की, क्लियर, और 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का कोई प्रकाश, ठीक है, और 500 मीटर, ठीक है, तरंग दैर्घ्य की क्या है, रेडियो तरंगे है। तो ये तीनों ही तरंग दैर्घ्य की वैल्यू दी हुई है और इसके लिए पूछा कि के लिए किस भौतिक राशि का मान समान है, किस भौतिक राशि की वैल्यू इन सब के लिए क्या है, बराबर है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये तीनों ही जो तीनों की तीनों तरंग दैर्घ्य दी हुई हैं, इन तीनों की तीनों तरंग दैर्घ्य की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो हो सारी की सारी ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपने चार्ट पढ़ा होगा पूरा का पूरा, ठीक है, उस चार्ट में सारी की सारी ये किसकी तरंग दैर्घ्य हैं, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य हैं, ठीक है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रकाश की चाल का मान हमेशा ही बराबर होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि किस भौतिक राशि का मान समान होगा, तो आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल, ठीक है, सी, और जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर, ये बहुत ही आसान था, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष, इसको अंडरलाइन करेंगे, जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, इसके वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखो बच्चों, आपने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण पढ़े होंगे और उसमें आपने कुछ इस तरीके वाला चित्र भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कोई तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है, इसी को चलो जेड अक्ष मान लेते हैं हम, जेड अक्ष, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अक्ष या वाई मान लो, आपकी मर्जी है, और इधर वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर कोई तरंग जेड अक्ष की तरफ को बढ़ती जा रही है, इधर की साइड को, ठीक है, तरंग किधर को बढ़ रही है, इधर की साइड को, ठीक, तो आप इन मतलब इसके वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश के बारे में, की दिशा के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो देखो आपने इस तरीके का चित्र पढ़ा होगा, इस तरीके वाला, ठीक है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, देखो, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके ठीक लंबवत होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से रेखाओं से दर्शाना चाहते हैं तो इस तरीके से दर्शा सकते हो, आपने ऐसा चित्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ये ऊपर वाली लाइन वैद्युत क्षेत्र को डिनोट कर रही है तो नीचे वाली किसको करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को। तो कहने का मतलब ये हमेशा ही एक एक्स तल में होगी, दूसरी वाई तल में होगी, ठीक है। तो इसकी दिशा के बारे में बोलते हैं कि ये एक्स वाई तल में होंगी,
एक्स वाई तल में होंगे। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब उसने कहा कि जो तरंग की आवृत्ति है ना, तरंग की आवृत्ति यानी न्यू की वैल्यू वो कितनी है, 30 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर प्लस के 6, तो ये आ जाएगा 30 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, अब उसने कहा कि उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा की वैल्यू हमसे निकलवा रहा। क्लियर, तो देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा, कि लैम्डा बराबर होता है सी बटे न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर सी होता है प्रकाश की चाल, न्यू होता है आवृत्ति और लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य। तो सी की वैल्यू का तो पता ही है हमको कितने होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8, और न्यू की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 30 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 से 8 पावर कट कर 2 पावर बच जाएंगी इधर। ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3, और 2 पावर का मतलब हो गया 100, 2 पावर का मतलब क्या हो गया 100, 10 की पावर 2 का मतलब 100 हो गया, और बटे में कितना 30, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 3 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर की तरंग दैर्घ्य होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो जहाँ पर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कहा उसने कि एक रेडियो हो वो 7.5 मेगा हर्ट्ज से 12 मेगा हर्ट्ज बैंड बना रखा है उसने। कहने का मतलब जो न्यू 1 की वैल्यू दे रखी है उसने वो कितनी दे रखी है 7.5 मेगा हर्ट्ज। इसका मतलब हो गया 7.5। अब अभी हमने मेगा को चेंज किया था तो ये होता 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, और न्यू 2 की वैल्यू दी है उसने कितनी 12 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो मेगा को यहाँ पे भी चेंज कर देंगे 12 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। यानी हमसे पूछा है यानी कि लैम्डा 1 बताओ और लैम्डा 2 भी बताओ। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था लैम्डा बराबर होता सी बटे न्यू, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा 1 बराबर सी बटे न्यू 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 10 की पावर 8 और बटे न्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर 7.5 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, और 6 पावर से ऐसे ही काट देंगे तो 2 बच जाएगा इधर से, और पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी एक, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक तो 30 और गुणा 10 की पावर 2 का मतलब 100 और बटे में आ जाएगा 75। ठीक है, 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और 3 से काट देंगे 3 दाई 30, तो 10 की 4 से गुणा कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लैम्डा 2 की वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल देंगे। ये हो जाएगा सी अपॉन न्यू 2 और सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 और न्यू 2 की वैल्यू 12 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 से यहाँ पर काट देंगे पावर 2 बच जाएंगी और ये आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा कितना 100 आ जाएगा और बटे में 12, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 4 से ऊपर काट देंगे कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर। यानी कि जो तरंग दैर्घ्य होगी हमारी वो 25 मीटर से 40 मीटर के बीच में होगी। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्य अवस्था के दोनों ओर 10 की पावर 9 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है। देखो भाई इस वर्ड का इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, साम्य अवस्था। देखो साम्य अवस्था का मतलब होता है कि कण पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि वो बैलेंस कंडीशन में हो, वो एक जगह रुका हुआ है। ठीक है, आपने रेडियो देखी होगी, यानी कि जब वो आवाज़ मतलब वहाँ से उसमें जैसे आप कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं या कोई न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं रेडियो के या टेलीविज़न पर भी, ठीक है, तो वहाँ पर अगर ज़रा सा भी मतलब जो आप बोल्ट घुमाते हैं वो इधर से या इधर से ज़रा सा भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो वहाँ पर आवाज़ जो है ना डिसबैलेंस हो जाती है। तो यानी कि वहाँ पर आवृत्ति जो है ना हल्की बिगड़ जाती है, मैच नहीं होती है पूरी। तो इसका मतलब जो कण है वो कण अपनी माध्य स्थिति साम्य अवस्था में ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो अगर वो साम्य अवस्था में यहाँ पर रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि वो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो परिपथ की आवृत्ति है वो बराबर होगी उस आवृत्ति के जो तरंग की आवृत्ति होगी उसके। क्लियर, ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं वैद्युत अनुनाद की स्थिति। ठीक, और इस स्थिति में क्या होता है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति है वो उस परिपथ की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस
यहाँ पर इसने वैद्युत चुंबकीय की आवृत्ति तो पूछी है, तो ये इसी के ही बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास न्यू बराबर बस 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर कहा कि निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है? बी नोट की वैल्यू है 510 नैनो टेस्ला। तो वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम पूछा, यानी ई नोट की वैल्यू पूछी है उसने। ठीक है, बी नोट की वैल्यू दी हुई है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि सी बराबर होता है ई नोट अपॉन बी नोट। क्योंकि सी बराबर ई नोट अपॉन बी नोट, तो बी नोट की इधर गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ई नोट बराबर बी नोट गुणा में सी। और बी नोट की वैल्यू कितनी है? 510, और गुणा सी की वैल्यू 3 × 10⁸ तो गुणा करेंगे 3 0 0 3 × 3 3 पंजे 15 और गुणा 10⁸। अब देखो 1 2 3 3 अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 1.53 0 तो लिखो या मत लिखो बाद में। तो 3 पावर प्लस की बढ़ेंगी और यहाँ पावर प्लस की है, तो 8 और 3 कितनी हो जाएंगी? 11। मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। आप न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं मात्रा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सही था ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसने वैद्युत, देखो कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग और उसके वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम दिया है बच्चों, वो ई नोट की वैल्यू दी रखी 120 न्यूटन पर कूलाम, ये इसका मात्रक होता है। और इसकी जो आवृत्ति है न्यू बराबर वो 50 मेगाहर्ट्ज दे रखी है। तो पहले पॉइंट में इसने पूछा बी नोट की वैल्यू, फिर ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। ई नोट की वैल्यू 120 न्यूटन पर कूलाम और न्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो देखो बी नोट की वैल्यू निकलवाई है एक तो हमसे, तो हमने पढ़ा है चूंकि सी बराबर क्या होता है? ई नोट अपॉन बी नोट, अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पर क्या होगा? बी नोट तो इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी नोट बराबर ई नोट अपॉन में सी, और ई नोट की वैल्यू हो 120 बटे सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 0 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 × 10⁻। अब प्लस की पावर है यहाँ पर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। और आप चाहो तो 1 0 से एक पावर भी कम कर दो, क्योंकि 1 0 प्लस की है यहाँ पर और यहाँ पावर माइनस की, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻7। और मात्रक क्या हो जाएगा? बी का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये पहले पॉइंट में फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा में ओमेगा निकालना, कोणीय आवृत्ति, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई और गुणा आवृत्ति। ठीक है, न्यू। अब 2 गुणा पाई की वैल्यू वही आपकी मर्जी है, 3.14 रखो या 22/7 रख लो। तो हम यहाँ पर 3.14 रखेंगे, क्योंकि उसमें फिर 22 से गुणा करनी पड़ेगी, 7 से भाग भी करनी पड़ेगी। इससे बेहतर यही है कि यहाँ पर 3.14 से एक बार गुणा ही कर देंगे, वही काफ़ी होएगा। ठीक है, और न्यू की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 50। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पर मेगा हर्ट्स दिया हुआ है, तो बच्चों इसको चेंज कर लेंगे 10⁶ हर्ट्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 × 10⁶। अब गुणा करेंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। देखो कैलकुलेशन का जो तरीका है वो इस तरीके से अपनाओ, कैलकुलेशन करने के लिए ये तरीका अपनाओ कि जो कैलकुलेशन तुम्हारी वो बहुत आसान हो जाए, है ना। आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे 2 0 बढ़ा दो। ठीक है, और 50 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 2, और 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 314। ठीक है, और गुणा 10⁶। अब वही 2 अंक से पहले अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 3.14 और गुणा 10⁻⁸ आ जाएगा 8, और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया हमारा पहले पॉइंट का सेकंड का आंसर। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? के की। किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ई नोट के बराबर ओमेगा नोट बी, ओमेगा और बी नोट, यानी बी नोट ओमेगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब तो बच्चों वैल्यू तो हमको के की चाहिए, तो के को इधर ऐसे ही रखो और बी नोट ओमेगा, और जो वैल्यू गुणा में लिखी हुई होती है वो बटे में पहुंच जाती है इधर, तो ये ई नोट बटे में आ जाएगा। तो बी नोट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4 × 10⁻⁻7, 4 × 10⁻⁻7, और ओमेगा की वैल्यू तो हमने भी निकाल ली है, कितनी? 3.14 × 10⁻8। ठीक है,
और बटे में ई नोट की वैल्यू उसने दी हुई है 120, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, अब 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और एक जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पर 8 पावर प्लस की है और जो 7 पावर है वो किसकी है, माइनस की है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3.14 और एक पावर प्लस की बच जाएंगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की एक पावर। ठीक है, एक पावर को तो लिखते भी नहीं है, तो बटे में कितना आ जाएगा 3, जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 314 बटे कितना आ जाएगा 3, या 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एकन 3 और पॉइंट लगा देंगे और नंबर उतारेंगे तो एक नहीं जाएगा, 2 नंबर एक साथ उतारेंगे, जीरो बढ़ानी पड़ेगी, 3 चौक 12। ठीक है, और इसका मात्रक होता है रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। क्लियर। और एक पॉइंट और रह गया है इसका, लैम्डा की वैल्यू निकालना। ठीक है, बाकी सारे वैल्यू हमने निकाली दी है, तो एक लैम्डा की वैल्यू और निकालेंगे यहाँ पर। तो सॉरी, लैम्डा बराबर क्या अभी हमने पढ़ा था, सी अपॉन न्यू होगा, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8, और न्यू की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितनी, सेकंड देख लेते हैं, 50 × 10 की पावर 6। तो यहाँ पर रख देंगे 50 × 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को काटेंगे इधर तो कितनी पावर बच जाएंगी, 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 × 10 की पावर 2 का मतलब 100, और बटे में आ जाएगा 50। यहाँ 50 से काट देंगे कितना आ जाएगा 2, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया, सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब सेकंड पॉइंट में उसने ई और बी दोनों के लिए व्यंजक प्राप्त करना ये कहा। अब ई के लिए व्यंजक का मतलब वही कि ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है वो, और यहाँ पर के भी दिया हुआ है तो यहाँ पर के भी अपना रोल निभाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पर, पहले हम ई के लिए व्यंजक निकालते हैं। ठीक, तो बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो ई बराबर होता है क्या, ई नॉट साइन, देखो ये होता है के एक्स माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, और साथ में रखेंगे आई कैप। क्यों ये जो हमारा आई कैप है वो हमारा इसकी दिशा को दर्शाएगा, एक्स एक्स की दिशा को। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र बना के दिखाया था, यहाँ पर कहाँ पे दिखाया था, एक सेकंड, यहाँ पे। ठीक, कि ये एक्स एक्स की दिशा में है और बी कौन सी दिशा में है, वाई एक्स की दिशा में है। ठीक है, तो तरंग इसका मतलब जेड एक्स की दिशा में संचरित हो रही है। ठीक है, तो अब देखो ई नोट की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करी है, या ई नोट की वैल्यू उसने दी हुई है कितनी, 120। ठीक है, और साइन के की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी आई है, 1.05 आई थी शायद, देख लेते हैं एक सेकेंड, 1.04 आई थी। ओके, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1.04 और x ऐसे ही माइनस के। ओमेगा की वैल्यू हमारी आई थी शायद ऐसे ही आई थी, 3.14 गुणा कुछ करके, 3.14 गुणा 10 की पावर 8। तो यहाँ पे रखेंगे 3.14 और गुणा 10 की पावर 8 और t। ठीक है, और साथ में आई कैप। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। ठीक, और लिखना चाहो तो ये लिख देना कि आई कैप दर्शाता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक्स एक्स की दिशा में है। ठीक है, और दूसरा हम या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरा हम बी के लिए व्यंजक निकालना था तो उसको हम क्या लिखेंगे, बी वाई लिख देंगे। और इसका मतलब कि जो यहाँ पे पहले लिख देना कि माना तरंग जेड अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है, जेड अक्ष की, ठीक है, दिशा में संचरित का मतलब छोड़ी जा रही है। ठीक है, संचरित हो रही है। ठीक है, अब बी वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, बी नॉट और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई के लिए आ जाएगा जे कैप। ठीक है, बी नॉट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी, बी नॉट आया था 4 × 10 की पावर माइनस के साथ, रखेंगे यहाँ पे 4 × 10 की पावर माइनस के साथ, और साइन और के की वैल्यू तो यही आ जाएगी बिल्कुल, तो ये क्या, यही उतार दो पूरा ऐसे, 1.04x और माइनस 3.14 गुणा 10 की पावर 8 और टी, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे कैप। ठीक, और इसका मात्रक हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करने का कोशिश की है। ठीक, यहाँ पर इसने 9वें क्वेश्चन में कहा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषित की पाठ्यक्रम में दी गई है और सूत्र दिया हुआ है E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू, ये जो फॉर्मूला है ये आप विकिरण वाले चैप्टर में सेकंड बुक में पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से। ठीक है, विकिरण के लिए क्वांटम की ऊर्जा के लिए फोटोन की ऊर्जा है, ये फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। ठीक है, इसका उपयोग करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि वैद्युत चुंबकीय, ठीक है, वर्ण के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? ऊर्जा। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले तरंग दैर्ध्य की वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल आप भी कर सकते हो बहुत आसानी से। E बराबर एच न्यू, पहले हम यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। E बराबर एच न्यू और एच न्यू की वैल्यू होगी C अपॉन यहाँ पर लैम्डा। ठीक है, आपको तरंग दैर्ध्य की वैल्यू का पता होगा तो आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, पहले E की वैल्यू कैलकुलेट कर दूँ मैं यहाँ पर। उसने सबसे पहली बात यहाँ पर जो वैल्यू हो वो हम किस में पूछिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछिए, ध्यान रखना। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किस में आएगी? जूल में। ये वैल्यू किस में आती है? जूल में। तो H जो होता है ये प्लैंक नियतांक होता है, जो प्लैंक नियतांक होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। और जो C होता है ये प्रकाश की चाल होती है, ये होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 और बटे में लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज करना, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से भाग कर देंगे। ठीक, अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? आप इसको चाहो थोड़ा सोल्व कर सकते हो, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, और इस 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे इधर 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 33 की 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 33 तिया 99 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक, पावर को थोड़ा सोल्व करेंगे तो इधर से घटाएंगे 26 पावर बच जाएंगी और ये पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो 26 में से 19 और घटा देंगे तो कितनी पावर बच जाएंगी? गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और बच जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा और आ गया। ठीक, अब इसने पूछा है, ठीक, कि फोटोन। अब देखो फोटोन का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो विकिरण है, देखो ध्यान से पहले देखो, वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोत से किस प्रकार संबंधित है? जो फोटोन की ऊर्जा है ना। अब यहाँ पर हम सभी के लिए निकाल के दिखाएंगे, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू यहाँ पर पुट करते चले जाएंगे और हमें इसकी वैल्यू निकलती चली जाएगी, आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, जैसा मैं एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और बाकी के लिए आपकी वैल्यू लिख कर दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो जैसे गामा किरणों की बात करते हैं, किसकी? गामा किरण की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होती है लगभग 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे जैसे ही हम, तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा 99/8। ठीक है, और गुणा 10 की पावर माइनस 12 और ऊपर 10 की पावर माइनस 7 पहले से ही है। ठीक है, ये बटे को थोड़ा लंबा खींच देते हैं, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 99/8 और गुणा पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 12 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, 7 माइनस की, 10 की पावर प्लस की 5 बच जाएंगी। अब भाग कर देंगे इसको, तो 8 ठीक है 8 और कितना बचा? 1, 8 दूनी 16 और पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। ठीक है, और गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा? 5। अब अगर हम इस पॉइंट को इधर लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25 और गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा? 1 और पावर जुड़ जाएगी क्योंकि पॉइंट 1 अंक इधर खिसक गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.25 गुणा 10 की पावर 6। या इसको हम अप्रोक्सीमेट, लगभग, है ना, लगभग का साइन लगा कर ऐसे भी लिख सकते हैं कि केवल 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी के सभी स्पेक्ट्रम के लिए निकाल लेंगे, सभी के सभी रेज के लिए निकाल लेंगे। जैसे सेकंड में होती है एक्स किरणें। ठीक है, और एक्स किरण के लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, वो होती है 10 की पावर माइनस के 9। ठीक,
थर्ड पॉइंट, ये 10 की पावर माइनस के 9 यहाँ पर रख देनी है बस, जहाँ पे 10 की पावर माइनस 12 रखा था, ठीक है, इस वाले इधर की साइड में, ठीक है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जो, अरे हमारा कर्सर ही कहाँ चला गया, वो ऊपर पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमको निकालना है पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इसके लिए तरंग दैर्घ्य की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर माइनस के 8 मीटर, मीटर और लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में आता है हमारे पास दृश्य प्रकाश, यहाँ पे लिख देंगे दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, और इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। वीडियो थोड़ा लंबा भले ही हो गया है, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आता है क्या हमारे पास, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सारी की सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो हैं, रेडियो तरंगे, ठीक है। और इस रेडियो तरंग के लिए लैम्डा की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 प्लस के, ठीक है, मीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, ऊर्जा का। और नेक्स्ट होती है सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंग, इसके लिए लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर माइनस 2, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, वो सॉरी नंबर 7 पॉइंट, और तो कुछ बचा ही नहीं है, बस यही है, और कुछ नहीं बचा है, बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और ई की वैल्यू काफ़ी सारी निकाल देंगे, ठीक है। ये आपके लिए वर्क है, तो ये आप करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। और ये आता है हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से निपटा देते हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है जो 2.0 गुणा 10 की पावर 10 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 वोल्ट पर मीटर आयाम से जैवक्रिय रूप से दोलन कर रहा है, यानी यहाँ पर हम ई नोट की वैल्यू तो दी हुई है 48 वोल्ट पर मीटर। देखो, सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मात्रक आपको याद होनी चाहिए, ये क्वांटिटी को पहचानने में बड़ी हेल्प करेंगे हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर जो मात्रक होता है वो ई का होता है, ठीक, लेकिन इसने आयाम कह दिया यहाँ पर, तो ये ई नोट की वैल्यू हो गई, क्लियर है। और इतनी हर्ट्ज की आवृत्ति हो गई, तो आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2 गुणा 10 की पावर 10 हर्ट्ज, ठीक है। और ए पॉइंट में पूछ रहा है हमसे कि इसकी तरंग दैर्घ्य निकाल के दिखाओ कि तरंग दैर्घ्य कितनी है, ठीक है। अब भाई तरंग दैर्घ्य का तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, सी बटे न्यू, और सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8 और बटे न्यू की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा, भाग देने पर जैसे ही हम 2 से 3 को भाग देंगे 1.5 और गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पॉइंट का, ठीक है। बी पॉइंट में देखो, दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, आयाम को बी नोट से, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो हमने पढ़ा है अभी फॉर्मूला कि सी बराबर होता है ई नोट अपॉन बी नोट। तो यहाँ पर बी नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई नोट अपॉन में क्या आ जाएगा, सी। और ई नोट की वैल्यू कितनी है, 48, और बटे सी कितना, 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 से काट देंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, क्योंकि प्लस की पावर है, ऊपर जाएंगे माइनस की हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा ये, अगर हम इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा देंगे तो 1.6 और गुणा 10 की पावर माइनस के 1 पावर कम हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 7 मात्रक हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरे पॉइंट का आंसर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में कहा कि दर्शाइए कि वैद्युत क्षेत्र का जो औसत घनत्व, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है वो चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है, ठीक है। तो ये पॉइंट करने के लिए भाई आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए औसत ऊर्जा घनत्व का, जो वैद्युत क्षेत्र के लिए होता है, ठीक है। सी पॉइंट में, तो सी पॉइंट में ई के लिए वैद्युत ऊर्जा घनत्व जो हो उसको हम यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई नॉट का नहीं, ई का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ ERMS भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इसकी, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जिस तरीके से IRMS, ठीक है, IRMS बराबर होता है I0/√2,
ठीक उसी तरीके से ई आर एम एस बराबर भी क्या होता है, ई आर एम एस बराबर भी होता है ई नोट बटे अंडर रूट में 2। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई नोट बटे अंडर रूट में 2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका हम होल स्क्वायर खोल कर लिखेंगे, यहाँ 1/2 एप्सिलॉन नोट, और ये आ जाएगा हमारे पास ई नोट का स्क्वायर और बटे में पूरा 2। कहने का मतलब 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट और ई नोट का स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारे पास आ गया वैद्युत ऊर्जा घनत्व। अब अगर हम चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात करूँ यू बी की, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या कि 1/2 म्यू नोट और बी आर मतलब बी का स्क्वायर, और बी को हम बी आर एम एस भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर ई आर एम एस ई नोट अपॉन √2 के बराबर था, ऐसे ही बी आर एम एस जो होता है वो भी बी नोट अपॉन √2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट और बी नोट अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो आ जाएगा 1/2 म्यू नोट। ठीक है, इसको इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी नोट का स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, या फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 और म्यू नोट और साथ में आ जाएगा बी नोट का स्क्वायर। लेकिन अभी हमने पढ़ा था सी बराबर क्या होता है ई नोट बटे बी नोट, तो अगर हम यहाँ से बी नोट की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा बताओ, बी नोट बराबर ये आ जाएगा हमारे पास ई नोट बटे सी। भाई बी नोट इधर चला जाएगा, सी इधर, बी नोट तो इधर चला जाएगा। ठीक, और सी आ जाएगा इधर, तो बी नोट की वैल्यू आ जाएगी ई नोट अपॉन सी, यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/4 म्यू नोट और गुणा में आ जाएगा ई नोट अपॉन सी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपकी यहाँ तक समझ में आया हो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका अगर हम होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 म्यू नोट। ठीक है, और सी स्क्वायर और ई नोट का स्क्वायर। ठीक है, अब इतना आपकी समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, हमने पढ़ा था क्या कि जो सी का स्क्वायर होता है वो 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम इस म्यू नोट की इधर एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाएं और सी स्क्वायर को इधर ले आएँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नोट बराबर 1/म्यू नोट सी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। भाई एप्सिलॉन नोट को इधर ले गए और सी स्क्वायर को इधर ले आए तो एप्सिलॉन नोट बराबर आ जाएगा 1/म्यू नोट सी स्क्वायर। अब 1/म्यू नोट सी स्क्वायर जहाँ पर लिखा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट यहाँ, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा क्या कि 1/4। ठीक है, 1/4, और जो 1/म्यू नोट सी स्क्वायर है वो तो किसके बराबर है एप्सिलॉन नोट के, तो ये एप्सिलॉन नोट कहाँ जाएगा ऊपर की साइड में। ठीक है, और ई स्क्वायर तो यहाँ है ही। अब इसको देखो जरा ध्यान से, ये इसकी बराबर आ गए दोनों, तो यहाँ लिख देंगे आता है कि जो म्यू ई है वो किसके बराबर आ गया यू बी के। ठीक है, तो जो इनके ऊर्जा घनत्व वो क्या हो गए एक दूसरे के बराबर, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो मेरे बच्चों देखो वीडियो थोड़ी लंबी भले ही है, लेकिन इस चैप्टर के जिस तरीके के कठिन क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको मैंने बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की है, और जिस वजह से वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो गई है। अगर आपकी समझ में कुछ कम आती है, ठीक है, तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखना। ठीक है।